नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्ज़ाम जो कि 7 जुलाई के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम सीडीपी पेडागोजी से संबंधित एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। मॉक टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सीटेट जुलाई 2024 के लिए संभावित प्रश्नों को हमने शामिल किया है और साथ ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाइए, जिससे आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता लगेगा। और जो लोग नए हैं वो ज़रूर लगाइए, जिससे कि उन्हें रिवीजन में ही फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट से भी प्रश्नों को लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? तो आपको ये बताना है बाल विकास का कौन सा क्षेत्र है। ऐकिक और अवैज्ञानिक, तो बाल विकास देखिए अवैज्ञानिक नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। निर्धारित और स्थिर, स्थिर नहीं है। स्तर इसलिए नहीं है क्योंकि विकास ही कभी स्थिर नहीं होता है। विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो जन्म से लेके, गर्भधारण से लेके और मृत्यु पर तक हमेशा विकास होता रहता है। ये एक स्थिर नहीं है। क्या है ये? अंतराविषयात्मक और गतिशील, ठीक है। कोई प्राचीन और अस्पष्ट अवधारणा नहीं है, बल्कि विकास की एक स्पष्ट अवधारणा होती है। तो ये गलत होगा। सही आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? देखिए, इससे एक प्रश्न जरूर बनता है। अगर आपने हमारा जीन पियाजे का सेपरेट वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। जीन पियाजे से 2 प्रश्न हर बार आते हैं, ठीक है, इसलिए ये गलत नहीं होना चाहिए। तो ये एक जो संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं हैं, इनकी जो लाक्षणिक विशेषताएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न है, जिसमें संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण को पूछ रहा है। तो आपने अगर हमारे वीडियो देखे हैं या आपको पता है तो सही आंसर होता है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है, ठीक है। तो ये संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष गलत होगी, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 गलत है, औपचारिक संक्रियात्मक गलत है। मूल संक्रियात्मक वह अवस्था होती है जिसमें बच्चा ठोस वस्तुओं, यानी कि जो सामने दिखाई दे रही हैं वस्तुएं, उनके बारे में सोचना, समझना और थोड़ा सा तार्किकता का, यानी कि रीजनिंग का या लॉजिकल पावर का थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाता है। तो प्रश्न नंबर दूसरे का सही ऑप्शन होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? तो जेंडर देखिए, समता नहीं होगी, समानता नहीं होगी, निष्पक्षता नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो समता, समानता और निष्पक्षता की तो बात ही नहीं है, ठीक है। इसे कहते हैं या तो जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर पूर्वाग्रह। तो ठीक है, इस आंसर को रट लीजिए। इससे भी एक प्रश्न हर बार मिला है, हर बार, चाहे जेंडर पूर्वाग्रह लिखा हो ऑप्शन में, चाहे सही आंसर लिखा हो जेंडर रूढ़िवादिता। तो इसका पहला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? ये नहीं कह रहा है देती है, देखिए कीवर्ड्स हमेशा ध्यान रखिए, ये कह रहा है नहीं देती है। तो व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, तो कौन सी नहीं देती है इसमें? व्यवहार अनुकूलन, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो हैं सक्रिय भूमिका निभाती हैं किसमें? कि ज्ञान सृजन में, जैसे सहपाठी सहभागिता, ग्रुप में स्टडी करना, अन्वेषण यानी कि इनोवेशन लर्निंग, और पारस्परिक शिक्षण यानी कि साथ साथ में आपस में डिस्कशन करना, पढ़ना, ठीक है। तो व्यवहार अनुकूलन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सटीक आंसर नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही, यहाँ पर दोबारा से लिख गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो 2 तरीके की अभिप्रेरणा होती हैं। मोटिवेशन एक तरीके से समझ लीजिए, एक तो इनर जो अपने आप हो, जैसे सीखने की रुचि उत्पन्न होना, जिज्ञासा होना, ये क्या हो गया? आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। जबकि बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है? कोई पुरस्कार, दंड, ये सब किस में आते हैं? बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आया। समझ को समुन्नत करने के लिए समझ या अंडरस्टैंडिंग, ये क्या हुआ? आंतरिक अभिप्रेरणा। नगद पुरस्कार के लिए अधिगम, तो नगद पुरस्कार की बात आ जाएगी जहाँ पे, या दंड की बात, ठीक है, वो क्या होगा? बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम, ये आंतरिक अभिप्रेरणा की बात है,
ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, यानी निगेटिव रूप से प्रभावित होता है? अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ। देखिए पाठ एक तरीके की सहायता है और ये लेव वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारा सेपरेट वीडियो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि नकारात्मक रूप से बता रहा है, ये तो सकारात्मक हो गया। निराशा की भावना, तो निराशा की भावना क्या होगा? नकारात्मक रूप से, और नकारात्मक ही पूछ रहा है तो क्या होगा? निराशा की भावना। विद्यालय की मुद्रित समृद्ध परिवेश यानी प्रिंट रिच मटेरियल जो एनवायरनमेंट है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो सकारात्मक हो गया। विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार वैयक्तिक रूप से दिए जा रहे अनुदेश, ये भी सकारात्मक हो गया। अब इसमें पूछा है नकारात्मक, तो निराशा की भावना क्या हो गया? नेगेटिव वर्ड है वैसे भी, तो ये नेगेटिव आंसर सही होगा। 7 नंबर देखिए कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, ये भी सही है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एकमात्र हो गया इसलिए गलत हो गया क्योंकि विकास से सिर्फ आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता है बल्कि वातावरण से भी, ठीक है। तो वातावरण और आनुवंशिकता ये दो तो सबसे मुख्य कारण है, बल्कि इनके अलावा अन्य कारण भी होते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, ठीक है, उसके आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया? तीसरा। विकास निरंतर रूप से होता है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि नहीं वाला पूछा था, तो कौन सा होगा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? तो इसका सही आंसर है संतुलन। मैं एक बार और बता दूं, जब समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है तब क्या होता है? संतुलन। कोई स्कीम्स अगर जीन पियाजे के अनुसार संतुष्ट परिणाम देती है तो वहाँ भी संतुलन की अवस्था होती है, और जब कोई स्कीम्स जो होती हैं वो अच्छा परिणाम नहीं देती हैं तो वो क्या, वहाँ असंतुलन की स्थिति होती है। तो असंतुलन, आत्मसात्करण, समंजन गलत होगा, सही आंसर होगा संतुलन, ठीक है। इसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा जीन पियाजे का, आपके 2 प्रश्न पक्के हो जाएंगे और इससे भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? अकॉर्डिंग टू क्या है ये? फिर जीन पियाजे है। तो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक, जहाँ कल्पना की बात आ जाए, इमेजिनेशन की बात आ जाए, ठीक है, वहाँ सीधी अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जहाँ समाज के प्रति दायित्वों की बात हो, जहाँ कानून व्यवस्था की बात हो, जहाँ अधिकार की बात हो, ठीक है, बच्चा अपना अधिकार के बारे में जानने लगे, अपने दायित्वों के बारे में, समाज के बारे में जानने लगे, कल्पना में सोचने लगे, वो एक तरीके से क्या आएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आगमनात्मक तर्क की बात आए, कौन सा? यहाँ पर निगमनात्मक है, अगर आगमनात्मक तर्क हो, ठीक है, कौन सा? आगमनात्मक तर्क की बात आए तो फिर वो होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सभी विद्यार्थियों में अपनेपन या संबंधता की भावना विकसित करने के लिए, ठीक है, अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादों को सक्रिय करें। रूढ़िवादों को सक्रिय करें तो ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है, या पूर्वाग्रह को सक्रिय करें। केवल प्रभुत्व, केवल आ गया, केवल प्रभुत्व संस्कृतियों के त्योहारी बनाए, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, ठीक है। गौड़ समझे जाने वाले समूह से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभवों को अनदेखा करें, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव वर्ड्स हैं क्योंकि चाहे कोई भी बच्चा हो, सभी की समस्याओं को और अनुभवों को समान रूप से देखना है, अनदेखा नहीं करना है। तो विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें, यही आंसर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखनी है कि कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा ये खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया ये अनुभव क्या दर्शाता है? संरक्षण, केंद्रीयकरण, आत्म केंद्रीयता, वस्तु स्थायित्व। तो इसका सही आंसर है संरक्षण। दर्शाता है कि 2 मिला के 4 होता है, तो ये किसका कॉन्सेप्ट होगा? इकट्ठा करने का, संरक्षित करने का, संरक्षण करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव कक्षा में निम्न में से किसकी प्रधानता होती है? ये अध्यापिका द्वारा चयनित तरीके से पढ़ाने को बिल्कुल गलत है,
ठीक है, क्योंकि जो शिक्षा है वो अध्यापक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर क्या केंद्रित है, बाल केंद्रित। तो जैसा बच्चा चाहे वैसा पढ़ाना क्या कहलाएगा, प्रगतिशील कक्षा। पाठ्यक्रम को पूरा करना फिर गलत हो गया, परीक्षा केंद्रित भी गलत हो गया। क्या हो गया, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को क्या करना, प्रधानता देना। ठीक है, तो ये प्रगतिशील कक्षा होगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट निम्न में से किसके लिए प्रभावी होता है। ऑप्शंस हैं, विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने के लिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है, भय पैदा करना। ठीक है, कोई भी मूल्यांकन भय पैदा करने के लिए नहीं होता है। इसका एक हमने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें टैग वर्ड्स भी इंक्लूड किए हैं, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, जिसमें कई अन्य टॉपिक भी हमने सम्मिलित कर लिए हैं। ठीक है, तो इसीलिए शस्त्र परीक्षाओं को, वार्षिक परीक्षाओं को समाप्त किया गया, जिससे बच्चा फेल होने के डर के चक्कर में ना रहे। ठीक है, इसीलिए CCE का कॉन्सेप्ट लाया गया, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसीलिए रचनात्मक मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट लाया गया कि शिक्षण के दौरान ही बच्चा सीखे। जैसे पहाड़ा सुना रहा है बच्चा, तो अगर उसकी गलती हो रही है तो वहीं हम सुधार करें, ना कि कोई अलग से परीक्षा लेके। ठीक है, जिससे उसको परीक्षा का डर हो। तो इसे कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। तो क्या ये पहला गलत हो जाएगा, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना, ये भी गलत है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो होता है भिन्न होता है, उसके IQ लेवल अलग अलग होता है, तो एक दूसरे से तुलना करने वाला कॉन्सेप्ट भी गलत है। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को प्रोग्रेस को समझने में, ताकि उन्हें तदनुसार सहायता की जा सके, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो बच्चा कमज़ोर है उसकी जहाँ कमज़ोर है जिस सब्जेक्ट में, जिस फील्ड में, वहाँ उसकी सहायता की जा सके, यही फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है, विद्यार्थियों नामीकरण, वर्गीकरण, ये सारे ऑप्शन गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सा, सावधान नहीं, यहाँ पे गलत लिख गया, अवधान है। ठीक है, कौन सा, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का प्रारूपिक लक्षण है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, एक कीवर्ड आता है यहाँ पर, अतिक्रियाशीलता यानी कि हाइपर एक्टिविटी, और यहीं से एक आएगा आवेगशीलता। तो सही आंसर हमेशा, इसकी एक ट्रिक है, अतिक्रियाशीलता यानी कि आवेगशीलता, इसका प्रारूपिक लक्षण है। लंबी अवधि के लिए केंद्रित, धीमी क्रियाशीलता, कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर, ये गलत है। आवेगशीलता या ये जो विकार है ADHD, इसका मतलब है ये है कार्य करते समय जल्दबाजी करना। ठीक है, और बहुत आवेग से कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं। वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा, तो निष्क्रिय नकल द्वारा तो सीखेंगे नहीं, सक्रिय नकल होती तब भी मानते। अपने वातावरण में सक्रिय संलग्नता द्वारा, बिल्कुल सही है। ठीक है, और व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा, गलत। संतृप्त जानकारी के कंठस्थीकरण या याद करना, ये गलत। तो सही आंसर होगा इसका दूसरा। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक यानी मेटा कॉग्निटिव कौशलों का भाग नहीं है। तो योजना है, पर्यवेक्षण यानी मॉनिटरिंग भी है, मूल्यांकन भी है, निष्क्रिय, पहली बात तो निष्क्रिय दिख रहा है, सक्रिय अनुकरण होता तब भी मानते, सही ऑप्शन हो सकता है, तो यही भाग नहीं होगा, निष्क्रिय। ठीक है, 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी में आता है, उस बताना है आपको, जो विकास को प्रभावित करता है। तो समाज एक तरीके से किस में आएगा, तंत्र का संबंधी विकार, गलत। जैविक प्रवृत्तियां, ये सामाजिक थोड़ी ना होती हैं, बायोलॉजिकल होती हैं। आनुवांशिक बनावट भी बायोलॉजिकल हुआ, तो ये सारी चीजें बायोलॉजिकल हो गई। सामाजिक सोशल क्या हुआ, स्कूली माहौल। तो सही आंसर कौन सा होगा, पहला। 18 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं, इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, पहली बात ध्यान रखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। और 8 प्रकार की मतलब प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमताएं होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि होती हैं, इसीलिए इसे बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। जैसे कोई कवि है तो उसमें भाषाई बुद्धि होगी, कोई म्यूजिशियन है तो उसमें संगीतक की बुद्धि होगी,
ठीक है। और भावनाओं, मनोदशाओं, इरादों को अच्छी तरह से समझ पाने में कौन सी बुद्धि होगी? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी, ठीक है। स्थानिक बुद्धि, जो लोग एक बार कहीं घूमने जाते हैं उसका जो मैपिंग है, चित्रण है, गलियों का नक्शा, दोबारा से वहाँ पहुँच जाते हैं, उन्हें वो चीज़ें याद रहती हैं, उसे स्थानिक बुद्धि कहते हैं। संगीतात्मक मैंने बताई दी, ठीक है। तो सही आंसर होगा पहला। 19 नंबर देखिए, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, ये सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? समता, समानता, पक्षपात, पृथक्करण। देखिए पक्षपात पृथक्करण गलत होगा। कभी कभी बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं कि समता होगा या समानता होगा, तो ध्यान रखिए सही आंसर समता होगा, ना कि समानता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? ठीक है। रूपांतरण का सृजन, पहले की जानकारी को नए प्रश्नों के लिए प्रयुक्त करना, उप अवधारणाओं के मध्य संबंधता को कार्यान्वित करना, अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना। तो यही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या नेगेटिव वर्ड आ गया? अप्रासंगिक जानकारी, यानी जो जानकारी उपयोगी ही नहीं है, प्रासंगिक ही नहीं है, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, उसको औचित्य वाली जानकारी या प्रासंगिक जानकारी के साथ सम्मिलित करना, तो यही प्रभावशाली नहीं होगी। 21 नंबर देखिए, भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है। इमोशंस और संज्ञान के संबंध में पूछ रहा है। अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने की कौशलों को बढ़ावा देता है, बिल्कुल गलत है भैया। अत्यधिक दबाव होगा तो समस्याओं को सुलझाने के कौशल तो विकसित होंगे नहीं, ठीक है, और बल्कि उल्टा होगा। हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने की बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अत्यधिक चिंता जानकारी के प्रसंस्करण में, प्रोसेसिंग में सुधार लाती है, बिल्कुल गलत है। जो अत्यधिक चिंता करता है बल्कि वो क्या होगा? विभिन्न रोगों का शिकार होगा, कुछ बोलना होगा, कुछ निकल रहा होगा मुंह से, ठीक है। नीरसता की भावना समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती है, बिल्कुल गलत है। नीरसता की भावना, बल्कि एक्टिव होने की भावना जो होगी वो समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाएगी। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लेव वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? अधिगम प्रक्रिया में बाधक है, बिल्कुल गलत। अगर भाई भाषा ही नहीं होगी तो सीखेंगे कैसे? तो बाधक नहीं होगी भाषा। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है, ठीक है। भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है, बिल्कुल गलत। भाषा जैविक परिपक्वता का नगण्य अंश है, ये भी गलत। नगण्य अंश नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है भाषा की, ठीक है। 23 देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों का नामीकरण, लेबलिंग, समूहीकरण, पृथक्करण, ये सारे शब्द जहां दिखें वहां काट दीजिए। हमारा एक वीडियो है इससे मूल्यांकन आकलन CCE का, उसमें हमने टैग वर्ड दे रखे हैं, पहले ही दे रखे हैं, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। समूहीकरण भी गलत होगा, ठीक है। और विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कम अंक वाले विद्यार्थियों का अवरोधन, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता, पठन वैकल्य, ठीक है, डिसलेक्सिया क्या विशेषता है? अब ये बहुत बार प्रश्न आया है, लेकिन प्रश्न को घुमा घुमा के आता है। चलने में कठिनाई, बिल्कुल गलत। मौखिक संप्रेषण में अफेजिया कहते हैं एक तरीके से, इससे खाने में कठिनाई, ये भी गलत है। ऐसे कर दीजिए, ठीक है। कभी कभी बच्चे यहाँ फंस जाते हैं और तीसरा ऑप्शन लगा देते हैं। यहाँ है लेख के बोध में कठिनाई, बोध मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझने में कठिनाई। तो सही आंसर होगा पहला, क्योंकि पठन वैकल्य का मतलब होता है सीखने में अवरोध या सीखने में जो विकार होता है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। तो क्या होगा? लेख में बोध में जो कठिनाई है उसे क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। 25 देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है, मैंने पहले ही बताया था कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न क्षमताएं होती हैं और इसलिए बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। और इसीलिए 8 विभिन्न प्रकार की बुद्धि दी थी। किसने दी थी? हार्वर्ड गार्डनर ने। क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया?
हावर्ड गार्डनर ने। तो बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है, अभ्यास के द्वारा किया जा सकता है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, बिल्कुल गलत है। हालांकि बिने और साइमन ने 1905 में बिने साइमन टेस्ट या आईक्यू का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की थी, ठीक है, लेकिन फिर भी बुद्धि को सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि बुद्धि के बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं। जैसे भावनात्मक बुद्धि कैसे मापोगे, ठीक है, सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान होता है। भैया ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो आप भी जानते होंगे। 26 देखिए, निम्नलिखित में से बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। सही आंसर है लॉरेंस कोहलबर्ग, बाकी सारे गलत हैं। 27 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद के लिए एक अध्यापक को क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए? अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की का एक सेपरेट वीडियो है और इसे कहते हैं पाड़। पाड़ मतलब सहायता, ठीक है। अगर लेव वाइगोत्स्की आए और कहे कि भैया पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को या समीपस्थ विकास का क्षेत्र जैसे ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, इस तक पहुंचने के लिए सहायता कैसे दी जाएगी? तो पाड़ कहते हैं। और पाड़ होती क्या है? पाड़ है कोई बच्चे को इशारे या संकेत द्वारा कुछ उसे हेल्प करना है। जैसे कोई प्रश्न कर रहा है बच्चा और उस प्रश्न में उसे कहीं अटक गया, तो उसे बस थोड़ा सा इशारा या संकेत दे देंगे तो फिर वो आसानी से प्रश्न का उसे हल कर लेगा, सॉल्व कर लेगा। इसे ही पाड़ कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। 28 देखिए, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? ठीक है, कौन सा सिद्धांत बताता है? तो विकास एक विशेष दिशा में, कौन सा सही आंसर होगा कि विकास भैया एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, और इसे सिरस्थ विकास का सिद्धांत कहते हैं, यानी सिर से पैर की ओर, ठीक है, या मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत भी कहते हैं, मस्तिष्क से सिर पैर की ओर, ठीक है। तो सही आंसर होगा विकास एक दिशा में आगे बढ़ता है। ये स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट सही आंसर्स के जरूर याद रखिए, क्योंकि ये कभी कभी प्रश्नों में इंक्लूड हो जाते हैं या उत्तर में इंक्लूड हो जाते हैं, तो आपको आंसर देते समय बहुत हेल्प होगी। 29 देखिए, वंचित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन की मदद के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरीके का प्रश्न पीछे आया भी था जिसमें हमने काफ़ी डिस्कशन किया था। कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर, बिल्कुल गलत है। वो किसी की कमजोरी को उजागर करोगे, चाहे कोई कैसा भी बच्चा है, तो फिर वो विद्यालय ही नहीं आएगा, उसमें तो भेदभाव हो गया। तो भेदभाव नहीं थोड़ा ना करना हमें, उन्हें एक अलग क्षेत्र में पढ़ाना चाहिए, फिर क्या हो गया? फिर ही भेदभाव हो गया, ठीक है। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम यानी स्टैंडर्डाइज्ड पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। इसके लिए मैंने टैग वर्ड दे रखे हैं, एक वीडियो है हमारा, उसको आप देख लीजिए। तो सही आंसर होगा पहला। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक संरचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिव कक्षा में अधिगम को किस प्रकार, एक तरीके से क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिव क्लास में अधिगम को किस प्रकार दिखाना चाहिए? केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन, बिल्कुल गलत है, केवल ज्ञान का गलत है, ठीक है। वास्तविक जीवन में वियोजित शास्त्रीय अनुकूल का परिणाम, ठीक है, अनुकूलन का वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता या संपर्क का परिणाम। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।